हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। किसी भी एग्जाम को ले लें, टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जहां भी सीडीपी पूछा जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सेक्शन जहां भी पूछा जाता है, जीन पियाजे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जीन पियाजे से क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछे ही पूछे जाते हैं। अब बात अगर हम कर लें पिछली बार के प्राइमरी लेवल का सीटेट का, तो कम से कम 7 क्वेश्चन गिने गिनाए जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग से निकल करके आए थे, जिसमें से अकेले अकेले जीन पियाजे से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब जीन पियाजे के सिद्धांत के विषय में बात करें तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। और ये आप सभी को भी पता है कि जीन पियाजे अपने ही 3 बच्चों पर अध्ययन किए थे, लॉरेंट, ल्यूसीन और जैकलीन। इनके अपने 3 बच्चे थे और अपने 3 बच्चों के विकास प्रक्रिया का इन्होंने अध्ययन किया था। सूक्ष्म नजरिए से इन्होंने अपने बच्चे के विकास को ऑब्जर्व किया था और वहां से इन्होंने अपने बच्चों के ऊपर अध्ययन के पश्चात संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इस सेशन में हम सभी लोग थ्योरी और क्वेश्चन दोनों देखेंगे। पहले बात कर लेते हैं थ्योरी को लेकर के। आपका जो थोड़ा सा कॉन्सेप्शन है इसको लेकर के वो बेहतर हो जाए, मिसकॉन्सेप्शन ना रहे किसी भी तरीके का। उसके बाद उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेंगे। शुरू करें उससे पहले आपसे अपील करेंगे, आप सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको इस तरीके के महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, महत्वपूर्ण वीडियोज उपलब्ध होती रहें। ये फ्री होंगे, फ्री ऑफ कास्ट, कोई शुल्क इसका नहीं रहेगा। और ये आप आसानी से नोट्स भी बना सकते हो, ऐसा डिजाइन किया गया है इस वीडियो को। तो आप लोगों की सहभागिता अगर होगी, आप लोगों का सहयोग होगा, तो वीडियो अच्छी जाएगी, सेशन अच्छा जाएगा और बीच बीच में आपके जरूरत के हिसाब से आपको महत्वपूर्ण श्रृंखला इसी तरह से मिलती रहेगी। बात करेंगे कि संज्ञानात्मक विकास को शुरू करें उससे पहले एक चीज की जानकारी आपको दे देते हैं कि संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। पहले आप इस बात को समझ जाएं, संज्ञानात्मक विकास है क्या। बात करें संज्ञानात्मक विकास का, तो इसका मतलब होता है कि संज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास। अब आप कहेंगे कि संज्ञानात्मक योग्यताएं क्या होती हैं। संज्ञानात्मक योग्यता का मतलब होता है जिसके अंदर बुद्धि आती है, चिंतन आता है, कल्पना आता है। बुद्धि, चिंतन और कल्पना, इससे जुड़ी हुई योग्यताओं को संज्ञानात्मक योग्यताएं कहा जाता है। बुद्धि एक जन्मजात क्षमता होती है। बात कर लें इसमें अगर हम बुद्धि को लेकर के, तो सबसे पहला हम बुद्धि को समझा देते हैं कि बुद्धि का मतलब क्या होता है। बुद्धि का मतलब होता है हमारी जन्मजात क्षमता जो हमें समस्या समाधान के योग्य बनाती है। बात करें अगर हम चिंतन की, चिंतन क्या होता है, तो चिंतन को लेकर के बात की जाती है कि चिंतन एक प्रकार से हमारे मानसिक जोड़ तोड़ की वह स्थिति होती है जिसका लक्ष्य किसी समस्या का समाधान करना होता है। चिंतन अपने आप में एक लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया होती है। इसमें जो विचार घटित होते हैं मस्तिष्क में, या यूं कह लें कि जो मानसिक जोड़ तोड़ की प्रक्रिया घटित होती है ना, वो सीक्वेंस वाइज होती है, क्रमबद्ध तरीके से होती है और हम समस्या के समाधान तक पहुंच जाते हैं। बात करें कल्पना की, कल्पना का क्या मतलब होता है। कल्पना भी एक तरीके से मानसिक जोड़ तोड़ ही है, लेकिन कल्पना चिंतन से अलग कैसे हो जाएगा। चिंतन में जो विचार घटित होते हैं वो क्रमबद्ध रूप में चलते हैं, लेकिन कल्पना में जो विचार घटित होते हैं रैंडम तरीके से चलते हैं। कल्पना का कोई लक्ष्य नहीं होता है, कल्पना रैंडम तरीके से मानसिक जोड़ तोड़ चलती रहती है, नॉर्मली चलती रहती है स्वाभाविक तौर पर। लेकिन चिंतन को हम कॉन्सियस होकर के करते हैं। यही योग्यताएं संज्ञानात्मक योग्यताएं कहलाती हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करें अगर संज्ञान क्या होता है। संज्ञानात्मक योग्यताएं तो आप समझ गए हो, अब बात कर लें कि संज्ञान क्या होता है। यानी कि हम सभी लोग इस संज्ञान के विषय में पढ़ने चल रहे हैं। संज्ञान का मतलब होता है उम्र बढ़ने के साथ साथ बालक बालिकाओं के द्वारा वातावरण से ज्ञान ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है उसको संज्ञान कहते हैं। यानी कि संज्ञान न संज्ञानात्मक योग्यताओं से विकसित होता है, पुष्पित होता है, पल्लवित होता है। योग्यताएं काम करती हैं तो हम वातावरण से ज्ञान ग्रहण करते हैं। जैसी हमारी बुद्धि काम करेगी, जैसा हमारा चिंतन काम करेगा, जैसा हमारा इमेजिनेशन काम करेगा, उसी तरीके से नॉलेज गेन करेंगे अपने इन्वायरमेंट से और उसी को कॉम्बिनेशन बोलेंगे, उसी को संज्ञान बोलेंगे। अब इसके आगे अगर हम बात करें, कॉम्बिनेशन के बाद की बात करें अगर हम, तो अब बात आती है
पियाजे के अकॉर्डिंग वो पियाजे बच्चों को लेकर के क्या बताता है, पियाजे अपने संज्ञान के अंदर क्या बताता है, संज्ञानात्मक विकास के अंदर क्या बताता है। पियाजे कहता है कि बच्चे अपने ज्ञान के सक्रिय निर्माणकर्ता होते हैं, सक्रिय निर्माणकर्ता होते हैं बच्चे अपने ज्ञान के। वातावरण में वो एक्टिवली नॉलेज गेन करते रहते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हुए। इसलिए पियाजे बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहता है। पियाजे बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहता है और कहता है कि ये बच्चे संसार के बारे में अपने सिद्धांतों का निर्माण स्वयं करते हैं। पियाजे ने बच्चों की सोच को बड़ों से प्रकार में अलग और मात्रा में, प्रकार में अलग बताया है, ना कि मात्रा में। एक सवाल बहुत पूछा जाता है ये कि पियाजे ने बच्चों की सोच को लेकर के क्या विचार दिया है। तो ये सवाल बहुत बार आया है कि बच्चों की सोच को लेकर के अगर हम बात करें तो ये कहता है कि बच्चों की जो सोच होती है ना, वो प्रकार में अलग होती है, मात्रा में नहीं। प्रकार का मतलब है गुणवत्ता में अलग होती है। सोचने का जो तरीका होता है, एक ही बात को कोई बड़ा व्यक्ति दूसरे प्रकार से सोचेगा तो छोटा बच्चा दूसरे प्रकार से सोचेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि, उसकी चिंतन की योग्यता के ऊपर निर्भर करता है कि वह एक बात को किस तरीके से सोचेगा, वो या किस प्रकार से सोचेगा। वहीं पर कोई एडल्ट व्यक्ति होगा जिसमें चिंतन का विकास हो चुका है, बुद्धि का पूर्ण विकास हो चुका है, वह उसे अलग प्रकार से, यानी कि गुणवत्ता का अंतर आ जाता है छोटे बच्चों और बड़े लोगों की तुलना में। पियाजे कहता है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल म्यूचुरेशन आती है। जैविक परिपक्वता ये क्या होती है, इसके विषय में अभी हम संक्षिप्त बताते हैं। पहले इसकी बात को समझें। कहता है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। धीरे 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 बायोलॉजिकली वो जैसे जैसे बड़े होते हैं, म्यूचुरेशन की प्रक्रिया घटित होती है, वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाते रहते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि शुरुआत में उनका कॉन्सेप्ट जो है वो एक तरीके से कॉन्सेप्ट नहीं होता है, मिसकॉन्सेप्शन होता है, भ्रम होता है, भ्रांति होती है। धीरे धीरे उम्र बढ़ती है तो भ्रांति खत्म होती है, उसके जगह पर वो तार्किक तरीके की जानकारियों की रचना करता अपने मस्तिष्क में। इसके बाद की बात करें अगर हम आगे बढ़ करके, तो आप देखिएगा जीन पियाजे के विषय में कहा जाता है कि 1923 से लेकर के 1932 के बीच इसने 5 पुस्तकों को प्रकाशित किया था। इसमें संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन उसने किया अलग अलग तरीके से। जीन पियाजे की जो सबसे पॉपुलर पुस्तक है जो एग्जाम में पूछी जाती है, उनमें द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड होता है। बच्चों के भाषा और विचार के ऊपर इसने इसमें जिक्र किया है, जिसमें इसने बताया है कि भाषा और संज्ञान से कोई लेना देना नहीं होता है। द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, बच्चों के मनोविज्ञान की एक पुस्तक इसने लिखा। द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, ये इसकी तीसरी पुस्तक है। ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हो गई। अब बात कर लेते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो संकल्पना होती है, उस संकल्पना में 4-5 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जो आपके लिए जानना ही जानना जरूरी होता है। ये 4-5 पॉइंट में बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है, एक होता है अनुकूलन। ये आपको समझना होगा, अनुकूलन। एक आपको समझना होगा साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन जिसको बोलते हैं। एक आपको समझना होगा स्कीमा, एक समझना होगा आपको स्कीमा और एक समझना होगा स्कीम्स। ये 4 कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए जीन पियाजे का, तो सिद्धांत आपके समझ में आ जाएगा। हम लोग यही 4-5 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनुकूलन को लेकर के। एडॉप्टेशन क्या होता है, प्रयास करिएगा कि जो अनुकूलन है, आत्मसातकरण है, साम्य धारण है, इनकी इंग्लिश आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि हिंदी नामों में ना कई बार कंफ्यूजन होता है। क्योंकि जो सीटेट का पेपर बनता है या DSSB का पेपर बनता है या KBS का जो पेपर बनता है, इसकी खासियत होती है कि ये पेपर इंग्लिश में बनते हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र के जो विद्यार्थी होते हैं, जो अपने लैंग्वेज को हिंदी में चयनित करते हैं, चिन्हित करते हैं, उनके साथ ये होता है कि ये बदलाव बाद में आ जाता है, मतलब सॉफ्टवेयर से ट्रांसलेट कर दिया जाता है। इस कारण से आपको ना थोड़ा सा दिक्कत खड़ी हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं अनुकूलन को लेकर के। सबसे पहली बात हम अनुकूलन को लेकर के करेंगे कि अनुकूलन क्या होता है, एडाप्टेशन। एडाप्टेशन का मतलब क्या होता है कि देखो, अनुकूलन की जरूरत कब पड़ती है। अनुकूलन से पहले एक कॉन्सेप्ट आपको और जानना होगा, संगठन जान लीजिए आप, क्योंकि संगठन के जाने बगैर अनुकूलन आप नहीं जान सकते हो। पहले तो आप संगठन को समझ लो। संगठन का मतलब क्या होता है, संगठन को इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। पियाजे कहता है
कि मनुष्य बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण करता है। मनुष्य बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण करता है ताकि वातावरण के साथ उसका अनुकूलन बन सके। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मनुष्य बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण करता है ताकि ज्ञान व क्रिया का संगठन हो सके। अगर ज्ञान व क्रिया का संगठन नहीं बन पाता है तब ऐसी कंडीशन में प्राणी अनुकूलन करता है। संगठन को समझे बगैर अनुकूलन को समझ पाना बहुत कठिन काम हो जाता है। संगठन में फिर से आप दिमाग लगाइए, क्या बोला हमने? हमने बोला कि मनुष्य ज्ञान का निर्माण करता है ताकि वह ज्ञान व क्रिया को जोड़ सके, ज्ञान व क्रिया का संगठन बना सके। परंतु हर बार उसमें वो सफल ही नहीं हो जाता, कई बार उसका संगठन गलत हो जाता है। जैसे उदाहरण समझिएगा, संगठन गलत कैसे हो जाता है? किसी चीज को कोई और चीज समझ लेना, यही होता है संगठन का बिगड़ जाना। जैसे पियाजे जो अध्ययन किया था अपने बच्चों पर, तो पियाजे के घर कुत्ता था, काले रंग का कुत्ता था, उसने पाल रखा था। बच्चे जैसे जैसे उम्र में बड़े हो रहे हैं, बचपन से ही वो अपने घर में कुत्ता देखे हुए हैं। कुत्ते को लेकर के कॉन्सेप्ट उनके मस्तिष्क में बना हुआ है। बताया ना कि जैसे जैसे बच्चे जैविक तौर पर परिपक्व होते हैं, बच्चे अपना कॉन्सेप्ट अपने आप डेवलप कर लेते हैं। उसी तरह से घर में कुत्ता है और एकमात्र जानवर बच्चों ने देखा था कुत्ते को, तो कुत्ते के विषय का कॉन्सेप्ट बच्चों ने अपने दिमाग में डेवलप कर लिया था। एक दिन छोटी वाली बेटी थी, वो घर के बाहर के मैदान में बकरी चर रही थी काले रंग की। वह जाती है उस बकरी के पास और उसे अपना डॉगी मान करके उस बकरी के साथ खेलने लगती है, लेकिन बकरी ने किसी भी तरीके का कोई भाव नहीं दिया। अब जब बकरी भाव नहीं देती है तो बच्ची कंफ्यूज हो जाती है। बच्ची सोचती है कि आखिर ये हुआ क्या, आज हमारा डॉगी ध्यान क्यों नहीं दे रहा हमारे ऊपर। तब बच्ची को दिक्कत खड़ी हो जाती है, क्योंकि संगठन में ज्ञान का संगठन गलत बन गया है। वो वास्तव में कुत्ता तो है नहीं, वो बकरी है। इसलिए जो कॉन्सेप्ट वो बनाई हुई है वह कॉन्सेप्ट उसका मैच नहीं कर रहा है। वह कॉन्सेप्ट उसको मानसिक तौर पर विचलित कर दे रहा है, डिस्टर्ब कर दे रहा है। अब उसे जरूरत पड़ रही है किस बात की करने की? अब उसे जरूरत पड़ रही है अनुकूलन करने की। अब वो अनुकूलन करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अनुकूलन में होता क्या है? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। जैसी वातावरण की मांग होती है, जब हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने लगते हैं तो उसी को एडाप्टेशन बोला जाता है। इसकी दो प्रक्रिया होती है, एक होती है आत्मसातकरण, एसाइमिलेशन। आत्मसातकरण क्या होता है? अनुकूलन को समझने के लिए, बाबू ध्यान दो आप लोग, अनुकूलन को समझने के लिए आपको आत्मसातकरण को समझना होगा। आत्मसातकरण क्या होता है? जब पूर्व ज्ञान को हम किसी नए ज्ञान के साथ ज्यों का त्यों जोड़ देते हैं, तब इसको आत्मसातकरण बोला जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, बकरी वाला उदाहरण पर फोकस करिएगा। जब बकरी किसी तरीके का भाव नहीं देती है, बकरी बच्ची के साथ नहीं खेलती है, तो बच्ची परेशान हो जाती है। इतने में पियाजे वहां पर आ जाते हैं। पियाजे बच्ची को डिस्टर्ब देख करके कहते हैं कि बेटा वो अपना डॉगी नहीं है, वो बकरी है, बकरी। इससे पहले बच्ची ने क्या किया था? बच्ची को ये तो पता चल गया था कि अपना डॉगी नहीं है, लेकिन बच्ची ने अपनी स्कीमा जो पहले की है, कुत्ते के विषय की स्कीमा उसके दिमाग में पहले से है। बच्ची ये सोच ली कि ये हमारा वाला कुत्ता ना होकर के पड़ोसी वाला कुत्ता है। वो ये नहीं मान रही है कि बकरी है। पियाजे आए और बताएं, उससे पहले वो बकरी को कुत्ता मान चुकी थी, लेकिन पड़ोसी का कुत्ता मानी थी। बकरी को कुत्ता मान लेना ये एसाइमिलेशन हो गया, आत्मसातकरण हो गया। अब आता है पियाजे का नंबर। अब पियाजे आते हैं समायोजन करवाने के लिए। दूसरी प्रक्रिया अनुकूलन की होती है समायोजन, एकमंडेशन इसको बोला जाता है। यहां पर क्या होता है? पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाया जाता है। अब पियाजे समझाते हैं, कहते हैं बेटा ये बकरी है, इसके पैर देखो, कुत्ते के पैर देखो, ये क्या खाती है इसको देखो, कुत्ता क्या खाता है उसको देखो, ये कैसे बोलती है, कुत्ता कैसे बोलता है। पियाजे माइन्यूट डिफरेंस समझाता है दोनों में, जिस पर बच्ची का ध्यान नहीं जा पा रहा था। बच्ची का ध्यान क्यों नहीं जा पा रहा था? क्योंकि बच्ची की उम्र कम है, वो अपना कॉन्सेप्ट अपने से बना रही है, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रही है।
तो उसने कॉन्सेप्शन डेवलप कर लिया, ये हमारा डॉगी ना होकर के पड़ोसी का डॉगी है, इस कारण से भाव नहीं दे रहा है। अब पियाजे सूक्ष्म अंतर समझाते हैं दोनों में, तब बच्ची को लगता है कि हाँ यार, ये बकरी है, बकरी, ये कुत्ता नहीं है। इस तरीके से बच्ची ने कर लिया समायोजन। उम्मीद है आपको संगठन समझ में आ गया, अनुकूलन समझ में आ गया। अनुकूलन में दो प्रक्रियाएं, आत्मसातकरण और समायोजन, आपको दोनों समझ में आ गई होंगी। अब हम सभी लोग आगे बढ़ें, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलें। एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोला जाता है संतुलन या साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन जिसको बोला जाता है। इंग्लिश प्रयास करिए, सीख लीजिएगा। इक्विलिब्रेशन क्या होता है? इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। ये न एक प्रकार से आत्मसातकरण और समायोजन के बीच की कड़ी होती है। अब आप सोचो, आत्मसातकरण कब करती है बच्ची? जब बच्ची बकरी के साथ खेलती है और बकरी भाव नहीं देती है, तो बच्ची ये कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेती है कि ये हमारा वाला डॉगी ना होकर के पड़ोस का डॉगी है। उसने बकरी को कुत्ता मान लिया, या आत्मसातकरण हो गया उसका। पियाजे आते हैं, समझाते हैं, अंतर बताते हैं, तो वह क्या करती है? सुधार करती है। ये आत्मसातकरण और सुधार करने के बीच एक संतुलन की प्रक्रिया बनाती है बच्ची अपने आप से स्वयं। अपने आप को संतुलन में लाना, साम्य में लाना, दिमाग को शांत करना। अभी तक दिमाग में तमाम तरीके की उह पटक चल चुकी होती है, ये बकरी ये मतलब कुत्ता अपना वाला नहीं, दूसरे का है। पियाजे उस बीच समझाते हैं, बच्ची का दिमाग खराब होता है। उसके बीच ना वो नई जानकारी जब मिल जाती है उसे ना, तब वो कूल माइंडेड होती है, एकदम कहते हैं ना कि चैन की सांस लेना, रिलैक्स। अच्छा, ये बात है, ये वाला साम्य धारण कहा जाता है, इसी को साम्य धारण कहते हैं। उम्मीद है कि आपको इतने कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं स्कीम्स। स्कीम क्या होती है? स्कीम का मतलब होता है व्यवहार का संगठित पैटर्न, जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है, उसी को स्कीम कहा जाता है। इस पॉइंट को फोकस करिएगा। हमारे किसी भी व्यवहार का वह संगठित पैटर्न जिसे हम आसानी से दोहरा सकते हैं, उसी को स्कीम कहा जाता है। जैसे हम किसी भी काम को ना बहुत अलग अलग तरीके से करते हैं, ये हमारा स्कीम होता है, पैटर्न होता है। एक ही काम को हम अलग अलग तरीकों से करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जो एक काम को हम अलग अलग तरीके से करते हैं, तो इसका मतलब है कि उस कार्य की अवधारणा हमारे पास इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी है कि हम उस कार्य को कई तरीकों से आजमा सकते हैं, कई तरीकों से कर सकते हैं। यही जो कई तरीके किसी कार्य को करने के विकसित हो जाते हैं, इसी को स्कीम कहते हैं। जैसे एक बच्चे को जब भूख लगती है तो वह रोता है, क्योंकि उसे पता है कि रोने से दूध मिलेगा। वही बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है, उसे भूख लगेगी तो वो रोएगा नहीं, वो घर के अंदर जाएगा, खाना मांग करके खा लेगा। रोने के बजाय अब वो मांग करके खाएगा। वही बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होगा, वह क्या करेगा? अब मांगने के बजाय हो सकता है निकाल करके खा लेगा। वही बच्चा बड़ा होगा, कॉम्पिटेटिव तैयारी के लिए जाएगा, तो भोजन बना करके खाएगा। ये कॉन्सेप्ट बदलता जा रहा है, बदलता जाता है। हमारे व्यवहार का पैटर्न समय के साथ बदलता जाता है। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जानकारियां कितनी इकट्ठा हो रही हैं। किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी व्यवहार से रिलेटेड जितनी ज्यादा जानकारियां हमारे पास आती हैं, जितना बड़ा कॉन्सेप्ट हमारा हो जाएगा, हम उस कार्य को उतने अलग अलग तरीकों से कर लेंगे। जैसे गणित का मास्टर कोई होता है, आप देखते होंगे कि वो जब परंपरागत विधि से सवाल सॉल्व करना सीख जाते हैं, तो वो कई तरीके और भी प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। उनमें कुछ अपने उनके अपने तरीके होते हैं, कुछ तरीके वो और सीख लेते हैं। मतलब एक ही सवाल को अब उसी विषय को प्रेजेंट करने का, उसी विषय को समझने के उनके कई कई तरीके डेवलप हो जाते हैं। ये होता है स्कीम्स। अब बात कर लेते हैं स्कीमा की। स्कीमा की बात करें तो स्कीमा को जनरली बोला जाता है ना अवधारणा, कॉन्सेप्ट बोला जाता है। एकदम सामान्य लैंग्वेज इसका है कि इसको हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं। बालक बालिकाओं की जो मानसिक संरचना का व्यवहारगत परिवर्तन होता है ना, उसी को हम स्कीमा बोलते हैं। जैसे शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जो बुद्धि से जुड़ी होती हैं, वो सब स्कीमा के अंतर्गत आती हैं। जैसे बच्चों द्वारा कोई भी कार्य करना, जैसे छोटा बच्चा बाल पकड़ता है, आइसक्रीम खाता है, आइसक्रीम पकड़ता है, कलम पकड़ता है, किताबें उलटता पलटता है, ये सब उसके स्कीमा के अंतर्गत आएंगे। आपके हिसाब से मैं एकदम सरल उदाहरण दे देता हूं, जैसे आप समझो
आपने गिनती, पहाड़ा, जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सब सीखा, तो ये आपके गणित से संबंधित स्कीमा हो गई। जैसे मोबाइल में फोल्डर होता है ना, मोबाइल का जो फोल्डर होता है वो समझ जाओ कि एक एक फोल्डर एक एक स्कीमा होता है। उसी तरह से जितनी भी विषय की जानकारी हम रखते हैं वो हमारी स्कीमा हो गई उस विषय से रिलेटेड। जैसे सीडीपी के विषय में जो कॉन्सेप्ट आपके पास है वो आपकी स्कीमा हो गई। जैसे गणित के विषय में जो भी कॉन्सेप्ट आपके पास है वो गणित की स्कीमा हो गई। जरूरत पड़ने पर ये जब प्रकट होके व्यवहार करवाएंगी तो उसी को हम स्कीम बोल देंगे। जब व्यवहार में प्रकट हो जाएंगी तो स्कीम हो जाएगा, तब हम उसी को स्कीम कह देंगे। चलिए, इसके बाद हम बात कर लेते हैं अब अवस्थाओं की। आपको भी पता है कि 4 अवस्थाओं का जिक्र करते हैं जिनकी आज अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत, जिसमें सबसे पहली अवस्था की बात आती है संवेदी पेशी अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था, इंग्लिश आप इसका ध्यान रखिएगा, केवल सेंसरी मोटार स्टेज इसको बोला जाता है। जन्म से 2 वर्ष इसका समय होता है। इसको भी पियाजे ने 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। उन 6 उप अवस्थाओं को कभी दोबारा हम ब्रीफ करेंगे। अभी तो हम लोग मोटी मोटी जानकारियां जो प्योर एग्जाम के लायक होती हैं उसके विषय में ही सिर्फ बात करेंगे। संवेदी पेशी अवस्था की बात करें तो इस अवस्था में बालकों को वातावरण की जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण बच्चा इस अवस्था में अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही सीखने का प्रयास करता है। ठीक है, बुद्धि भी उतना ज्यादा डेवलप नहीं होती है, चिंतन कर नहीं सकता है, अभी हाल फिलहाल में पैदा हुआ है। जब तक कुछ उसके अंदर इमेजिनेशन की प्रक्रिया कब घटित होती है, जब साइन एंड सिंबल विकसित हो जाएगा तब ना इमेजिनेशन होगा। इमेजिनेशन के लिए शब्द चाहिए, प्रतीक चाहिए, कुछ तो चाहिए, अभी वो उम्र नहीं होती है। संवेदी पेशी अवस्था में प्रत्येक वस्तु को स्पर्श करके, स्वाद के द्वारा, गंध के द्वारा, इसी के द्वारा वो वातावरण के विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। हाँ, एक इस उम्र की विशेषताओं में है जो महत्वपूर्ण होती है, वस्तु स्थायित्व का गुण, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण इस उम्र में विकसित हो जाता है। ये क्या होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस? वस्तु आंखों के सामने ना रहे तब भी जब वस्तु के अस्तित्व को बच्चा मानता है तो उसी को वस्तु स्थायित्व कहा जाता है। आमतौर पर हमारे और आपके घर में जो बच्चे होते हैं, कई बार हम सभी लोग उन बच्चों से मजाक करते हैं। बच्चों के हाथ से कोई खिलौना या कोई वस्तु छीन करके हम कह देते हैं कौआ मामा ले जा, फेंक देते हैं, या इशारा करते हैं कि हमने दे दिया, कौआ मामा ले गए, चंदा मामा ले गए, या कोई ले गया। बच्चा मान लेता है, बच्चा भी आपका सपोर्ट करता है कि हाँ फलाने ले गए, कौआ ले गए। लेकिन वही बच्चा जब एक उम्र में पहुंच जाता है, थोड़ी सी उम्र उसकी आगे निकल जाती है, तब उसे पता चल जाता है कि कोई ले नहीं जाता है, वस्तु आंखों के सामने से हटती भर है, वस्तु रहती वहीं है। ये 18 से 24 माह के अंदर बच्चे में पाया जाने लगता है। यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छुपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकाल लेता है। इसी को ऑब्जेक्ट परमानेंस बोला जाता है, वस्तु स्थायित्व बोला जाता है। संवेदीगामक अवस्था में चिंतन का अभाव होता है और इनका व्यवहार पूरी तरह से मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। मूल प्रवृत्ति पर आधारित होने का मतलब है कि जो वो प्रवृत्तियां लेकर के पैदा होते हैं उसी प्रवृत्ति पर आधारित वो व्यवहार करते हैं। उनका व्यवहार कोई भी ऑर्गेनाइज व्यवहार नहीं होता है जो कि वो सीख करके करते हैं। इसके बाद दूसरी अवस्था की बात करते हैं। दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आ जाती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है। इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 2 से 7 साल का टाइम ड्यूरेशन होता है। इस अवस्था में बालक अनुकरण द्वारा सबसे ज्यादा सीखते हैं। अनुकरण सबसे ज्यादा पाया जाता है इस उम्र के अंदर। इस अवस्था में बालक गिनती व अक्षर लिखना सीख जाते हैं, जैसे नाम पूछने पर नाम बताना, शरीर के अंगों के नाम बताना, ये इत्यादि काम यहाँ पर करते हैं। इस कुछ उप अंग भी होते हैं, यहाँ पर कुछ विशेषताएं भी प्रकट होती हैं 2 से 7 साल के अंदर। एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है एनेमिज्म की, जीववादी धारणा यहाँ पर विकसित हो जाती है। क्या होता है ये? जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है, अपने खिलौने से बातें करता है, पेड़ पौधों से बातें करता है, अपने साइकिल अपने गाड़ी से बात करता है, ये उसका होता है एनेमिज्म, जीववाद इसी को बोला जाता है। उसको अगर कहीं से कोई ठोकर लग गई, चोट लग गई ना, तो उसको लगता है कि जानबूझ करके इसने हमको मारा। अपने शर्ट की बटन अगर वो बंद कर रहा है, शर्ट की बटन नहीं बंद कर पा रहा है, छटक जा रही है बटन, तो उसको लगेगा कि ये हमसे छेड़छाड़ कर रही है। उसको लगता है बटन में जीवन है और वह हमारा नहीं सुन रही है, वह छेड़छाड़ कर रही है। एक होता है अहम केंद्रिता, ईगोसेंट्रिज्म जिसको बोला जाता है। ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है?
जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कर रहा है, वह जो सोच रहा है, सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, वह जो कर रहा है, वह जो सोच रहा है, वही है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अहम केंद्रिता इसी को बोला जाता है, आत्म केंद्रिता भी कहते हैं इसको। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा यह सोचता है कि उसके मम्मी पापा सिर्फ उसके मम्मी पापा हैं और किसी के कुछ नहीं है। कई बार तो मम्मी को वह केवल अपनी मम्मी मानता है और किसी का कुछ नहीं मानता है। पापा को भी करीब भनकने नहीं देता है। पापा भी अगर बैठ गए हैं बगल में तो उसको क्रोध लग जाएगा, हट भाई। कई बार होता है कि हम लोग अपने घर के बच्चों से ऐसा मजाक कर देते हैं कि उसके मम्मी की गोद में जाकर के बैठ जाते हैं और उसके सामने हम प्यार दुलार करते हैं। बच्चा इस बात से बहुत चिढ़ जाता है, वो जल्दी से गोद से हटाने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसका एक कॉन्सेप्शन है कि उसकी मम्मी सिर्फ उसकी मम्मी है और किसी का कुछ नहीं लगती है। ये होता है अहम केंद्रित। एक होता है यहाँ पर इनरिवर्सिबिलिटी पाई जाती। इनरिवर्सिबिलिटी बोले तो आपलटावी गुण पाया जाता है। ये ट्रेट्स ऑफ रिवर्सिबिलिटी नहीं पाई जाती, मतलब आप कहिए कि विलोमीयता के पदों के द्वारा सोचने विचारने की प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं। वो पलटावी सोच इनके अंदर नहीं पाई जाती है। जैसा देखते हैं वैसा मान लेते हैं। जैसे 3 और 7 10 होता है, ये तो जानते हैं, लेकिन 7 और 3 कितना होगा ये उन्हें नहीं पता होगा। रिवर्स नहीं जा सकते हैं, उल्टी गिनती नहीं गिन सकते हैं। यहाँ पर बच्चों को दूरी, भार, ऊंचाई आदि को समझने में कठिनाई होती है। यहाँ पर एक खूबी पाई जाती है, केंद्रीकरण खूबी पाई जाती है, सेंट्रलाइजेशन पाया जाता है, सेंट्रेशन पाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्व संक्रियावस्था बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से सवाल निश्चित तौर पर बनता ही बनता है। पिछली बार भी यहाँ से सवाल बना हुआ था, इस बार भी यहाँ से सवाल बनेगा। पूर्व संक्रियावस्था से निश्चित तौर पर आप इसे खूब सीरियसली पढ़ लीजिएगा। यहाँ से सवाल 100% निकलना ही निकलना है, ठीक है। केंद्रीकरण क्या होता है? केंद्रीकरण का मतलब होता है कि जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़ करके केवल एक विशेषता पर ध्यान फोकस कर ले, सभी विशेषताओं को छोड़ दे, केवल एक विशेषता पर फोकस कर ले, वही होता है सेंट्रलाइजेशन, या उसी को बोलते हैं सेंट्रेशन। बाकी विशेषताओं को छोड़ दो। कई बार ऐसे में बच्चा क्या होता है, कोई अच्छी वस्तु होती है लेकिन उसको यूज करने का तरीका उसका गलत होता है, जिसके कारण उसे नुकसान हो जाता है, उसे चोट लग जाती है। तो वह ना उस वस्तु की अच्छाई को छोड़ करके केवल उसके उस पहलू पर ही फोकस करेगा। जैसे किसी खिलौने से चोट लग जाए, उसकी साइकिल से उसे चोट लग जाए, गाड़ी से चोट लग जाए, तो अगर वह उसी मुद्दे पर फोकस कर जाएगा तो फिर वो उस खिलौने के करीब नहीं जाएगा। उसको लाख समझाया जाए कि इसमें तमाम अच्छाइयां भी हैं, वह उसी पर फोकस कर लेगा सिर्फ। इसी को बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण। घटना या वस्तु के केवल एक विशेषता पर फोकस करना। बहुत सवाल बनता है इस पर। अगली अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोला जाता है। समय इसका होता है कितना, 7 वर्ष से लेकर के 11 या 12 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा मूर्त चिंतन करता है। कैसा चिंतन करता है? मूर्त मतलब जो वस्तुएं बच्चे के सामने रखी हुई हैं उसे देख करके ही समझ व सीख सकता है। इस अवस्था में बालक दो वस्तुओं में समानता, असमानता, तुलना करना सीख जाता है। दिन, दिनांक, माह, वर्ष, तारीख इत्यादि बताने के काबिल हो जाता है। इस उम्र के अंदर बच्चों में पलटावी गुण विकसित हो जाता है। पलटावी गुण क्या मतलब क्या होता है? ये उल्टा भी सोच सकता है। पूर्व संक्रियावस्था में ये गुण नहीं था, लेकिन अब इस उम्र में पलटावी सोच विकसित हो चुकी है। जीववाद के मुद्रा से बाहर हो जाएगा। जीववादी धारणा अब यहाँ पर नहीं पाई जाएगी। मुद्रा, भार आदि गुण विकसित हो जाता है। जीववाद जो यहाँ पर है ना, इसको काट दीजिएगा। जीववादी धारणा यहाँ पर नहीं पाई जाती है। यहाँ पर पलटावी गुण विकसित हो जाता है। मुद्रा, भार, लंबाई, चौड़ाई, आयतन, वस्तुओं का बाह्य तथा सतही अंतर अब बच्चे को भ्रमित नहीं करेगा। तमाम गुणों का विकास हो जाता है। भाषाई कौशल पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में संरक्षण का गुण भी विकसित हो जाता है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन विकसित हो जाता है। ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि बच्चा ये जानने लगता है कि कुछ वस्तुओं के स्वरूप में बदलाव आ जाने के बाद भी भौतिक गुण वही रहता है। भौतिक गुण वही रहता है, भले वस्तु का रूप बदल जाए। जैसे कोई आदमी औरत बन जाए
तो बच्चा ना ये जानने लगता है कि आदमी ही औरत बना है, भौतिक गुणधर्म में परिवर्तन नहीं हुआ है। यही संरक्षण कहलाता है। पूर्व संक्रियावस्था का बच्चा होगा तो कोई आदमी औरत बना होगा ना, तो वह उसे औरत ही मानने लगता है, उसको लगता है गुणधर्म भी बदल गया होगा। लेकिन जो मूर्त संक्रियावस्था वाला होगा वो ये जानने लगता है कि वस्तुओं के रूप बदल जाने से कुछ भौतिक गुण उनके वही बने रहते हैं। विकेंद्रण की क्षमता यहां पर पाई जाने लगती है। विकेंद्रण का मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि अब किसी वस्तु के केवल एक ही विशेषता पर फोकस ना करेगा, अब वस्तु के कई विशेषताओं पर फोकस करना शुरू कर देगा। ये है मूर्त संक्रियावस्था की बातें हो गई। मूर्त संक्रियावस्था के बाद बात करें तो औपचारिक संक्रियावस्था आती है। औपचारिक संक्रियावस्था को अमूर्त संक्रियावस्था भी बोला जाता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोला जाता है। 11 या 12 साल की उम्र से ऊपर, 15 साल की उम्र तक या उससे ऊपर, यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होती है। इसमें अमूर्त चिंतन बच्चा करता है। चिंतन में परिपक्वता पूरी तरह से प्रकट हो जाती है। हम कह सकते हैं कि बच्चों का मानसिक विकास पूर्ण रूप से हो जाता है। इसी अवस्था में बच्चा अपनी पहचान बताना, अपनी प्रशंसा सुनना पसंद करने लगता है। मतलब घनघोर तरीके से किशोरावस्था आ चुकी है। यहाँ पर आलोचनात्मक तर्कणा बच्चे के अंदर पाई जाने लगती है। आलोचनात्मक तर्कणा जिसमें बच्चा तर्क वितर्क करने लगता है, पक्ष विपक्ष पर बोलने शुरू कर देता है। निगमनात्मक तर्कणा बच्चे की विकसित हो जाती है। इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करना शुरू कर देता है, जैसे गणित के प्रश्नों को अंतर बुद्धि में ही हल कर देता है, क्योंकि नियम का ज्ञान उसे होता है। भाई जोड़ना घटाना उसे आ रहा है, अब उसे 7 और 5 12 जोड़ने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा, परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, रेखाएं नहीं खींचना पड़ेगा, अंगुलियों का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। अब वो 7 5 12 ये अपने अंतः मस्तिष्क में कर लेगा और डायरेक्टली बता देगा, क्योंकि अमूर्त तरीके का विचार अब उसका प्रकट हो चुका है। ये तो हो गई उसकी अवस्थाओं पर बातें। जीन पियाजे की अवस्थाओं पर जो थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव हमारा था, उससे रिलेटेड बातें हम लोगों ने कर ली, जरूरी जरूरी इंफॉर्मेशन जो थे। अब हम लोग सवालों को देख लेते हैं। सवालों के क्रम में सबसे पहले सवाल की बात करते हैं। ध्यान रखना ये जूनियर लेवल के लिए आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होगा। तो जूनियर लेवल के लिए कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, प्राइमरी वालों को भी काम आएगा, ऐसा नहीं कि केवल जूनियर के अंदर काम आएगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर यह है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नियतार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। नियतार्थ निकालने का मतलब यह है निचोड़ निकाल करके, यानी कि आपने पियाजे का संज्ञानात्मक विकास पढ़ा और उसका कुल निचोड़ निकालते हुए, मान लीजिए आप 6वीं से 8वीं के टीचर हैं, जूनियर के टीचर हैं, तो आपको अपनी कक्षा में क्या करना होगा। पहला विकल्प है कि एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्री का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर केवल मूर्त सामग्री का प्रयोग करना, तो ये तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे होंगे। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे होंगे कहाँ पर, वो तो प्राइमरी के अंदर होते हैं। जूनियर में तो अमूर्त संक्रियावस्था वाले होते हैं। केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना, ये भी गलत बात हो जाएगी। सीटेट में वैसे भी केवल शब्द गलत हो जाता है ना। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन में कह रहा है कि तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित नहीं करना होगा, प्रोत्साहित करना होगा। डिस्करेज नहीं करना होगा, इनकरेज करना होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका सही हो जाता है कौन सा, सी ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए, फैसिलिएट करने के लिए जीन पियाजे किसको महत्व देते हैं, जबकि लेब वाइगोत्स्की किसको। मतलब आप यहाँ पर एक बात समझिएगा, यहाँ पर वाइगोत्स्की और पियाजे दोनों का परसेप्शन पूछा हुआ है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को फैसिलिएट करने को लेकर के। जीन पियाजे किसे महत्व देते हैं, वाइगोत्स्की किसे महत्व देते हैं। अब अगर हम इन दोनों की बातों पर चलें तो वाइगोत्स्की भाषा को प्रमुख औजार मानते हैं। हम तो भाई ऐसे ही पकड़ेंगे, भाषा को प्रमुख औजार मानते हैं। और ये जो मानते हैं ये क्रियाओं को, यहाँ पर पहला जो रिक्त स्थान आपको दिखाई पड़ रहा है ये वाला, यहाँ पर आप भर दीजिए क्रियाएं करने को, और जो सेकंड है यहाँ पर आप भर दीजिए भाषा को।
पूरा सेंटेंस इस प्रकार हो जाएगा कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे क्रियाएं करने को महत्व देता है, जबकि लेब वाइगोत्स्की भाषा को महत्वपूर्ण मानता है। इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए विकल्प आपका उत्तर होगा। इसके बाद अगले सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। रीमा ने अभी हाल ही में तार्किक रूप से और बेहतर संयोजित रूप से अपनी प्रतिक्रिया को तार्किक रूप से स्पष्ट करते हुए प्रश्नों के उत्तर देने आरंभ किए। अभी जल्दी में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार उसने किस चरण में प्रवेश कर लिया है? अभी हाल ही में तार्किक रूप से और बेहतर संयोजित करते हुए अपनी प्रतिक्रिया की तार्किकता को स्पष्ट करते हुए प्रश्नों के उत्तर देने प्रारंभ करें। तो ऐसा वो भी हाल फिलहाल में कर रही थी, इसका मतलब है मूर्त तार्किकता उसके अंदर विकसित हुई है। क्योंकि यहाँ अमूर्त पर मत जाइएगा, क्योंकि अमूर्त संकल्पना हाल ही में नहीं होती, मूर्त विकसित हो जाने के बाद अमूर्त आता है। कह रहा कि अभी हाल ही में उसके अंदर तार्किकता विकसित होगी है। तो भाई देखो, तार्किकता तो यही विकसित होने लगती है मूर्त संक्रिया अवस्था में। वो अलग बात है कि वो ठोस होता है, वस्तुगत होता है, लेकिन हाल ही में प्रश्नों का उत्तर तार्किक रूप से देना शुरू किया है, तो इस कारण से मूर्त संक्रिया उत्तर सही हो जाएगा। इसके बाद हम सभी लोग अगर आगे बढ़ेंगे, तो हम सभी आगे बढ़ें तो अगले सवाल की तरफ चलेंगे। यहां पर यह सवाल पूछ रहा है कि एक छोटी बच्ची प्रतिदिन अपनी गुड़िया के कपड़े बदलती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार इसे क्या कहेंगे आप? प्रतिदिन गुड़िया के कपड़े बदलती है तो उसे लगता है गुड़िया जीवित है, खाना पीना खाती है, नहाती धोती है, हमसे बातें करती है। एनिमिज्म हो गया, जीववाद हो गया। अगले सवाल की तरफ हम सब आगे बढ़ जाएं तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आएगा ये। आइए पढ़िए, जवाब दीजिएगा इसको। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी कि जिसे स्कीमा बोलते हैं, स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। तो इस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? बड़ा आसान है भाई। कह रहा है कि स्कीमा के निर्माण में वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन करना। तो संशोधन करने का मतलब क्या हो गया? समायोजन करना। नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? अनुकूलन होता है। तो यहाँ पर उत्तर आपका कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, चलेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल अब ये रहा। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? कौन सा मूर्त संक्रिया अवस्था का बात है? अब अस्थिगत अनुकरण पदार्थ अस्थायित्व, ये तो हो गया आपका पूर्व संक्रिया अवस्था का। संरक्षण व कक्षा समावेशन, कक्षा समावेशन का मतलब आप एक तरीके से इसे कह लो ना, वर्गीकरण, मतलब क्लास एसाइमिलेशन जिसको बोलते हैं। सिमिलरिटी के आधार पर वो मतलब चीजों को व्यवस्थित करना, लंबाई के आधार पर वस्तुओं को, द्रव्यमान के आधार पर, आकृति के आधार पर वस्तुओं को छांटना, है ना। देखो, परिकल्पित निगमन तो हो जाएगा अमूर्त संक्रिया अवस्था में, ठीक है। प्रतीकात्मक खेल और विचारों की अनुत्क्रमणीयता, ये तो पूर्व संक्रिया अवस्था में पाई जाती है। तो बचा आपका उत्तर कौन सा? बी विकल्प आपका उत्तर बचता है, यही मूर्त संक्रिया अवस्था का उत्तर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम सभी आगे बढ़ेंगे। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? कौन संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? देखो, भाषा जो है, पियाजे ने भाषा को तवज्जो नहीं दिया है, भाषा को तवज्जो दिया है वाइगोत्स्की ने। सामाजिक अनुभव बच्चे के संज्ञान को प्रभावित करेगा, परिपक्वता बच्चे के संज्ञान को प्रभावित करेगी, क्रियाकलाप बच्चे के संज्ञान को सुसाधित करेगी। यानी कि सामाजिक अनुभव, परिपक्वता, क्रियाकलाप, ये सब बच्चे के संज्ञान को फैसिलिएट करेंगे, कॉम्बिनेशन को फैसिलिटी प्रदान करेंगे। लेकिन भाषा को वाइगोत्स्की मानता है, वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में भाषा को महत्वपूर्ण माना है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख औजार भाषा को माना है। इस कारण से पहला विकल्प आपका उत्तर सही हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो अगले सवाल की तरफ देखेंगे। ये सवाल पूछ रहा है कि जब रश्मि 5 महीने की थी तो उसने एक खिलौने वाली ट्रेन को देखा, लेकिन जब ट्रेन उसकी आंखों से ओझल हो गई तो उसने उसकी खोज नहीं की। अब जब वह 9 महीने की हो गई तो वह उसे ढूंढती है। यह किस विकास को दर्शाता है? ध्यान से समझना, 9 महीने की हो गई है, अब पूछ रहा कि यह किस विकास को दर्शाता है। 5 महीने की थी तो उसने एक खिलौने वाली ट्रेन को देखा था,
जब ट्रेन उसकी आंखों से ओझल हो गई तो उसकी खोज उसने नहीं की, क्योंकि जब वो छोटी थी, अब वह 9 महीने की हो गई, वह इसे ढूंढती है, तो यह वस्तु स्थायित्व हो गया। बेशक 9 महीना दिया हुआ है, वस्तु स्थायित्व एग्जैक्टली जो विकसित होता है वो 18 माह की उम्र में विकसित हो जाता है पूरी तरह से। लेकिन अब प्रश्न के अकॉर्डिंग जो कहानी ये बना रहा है, उस कहानी में बातें वही निकल करके आ रही हैं कि 5 महीने की थी, खिलौने को देखी थी, आंखों से हटा देने के बाद वह भूल जाती थी, उसे नहीं खोजती थी। लेकिन अब वह 9 महीने की हो गई है, तब ऐसा करने पर वह ढूंढने लगती है। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट परमानेंस उसके अंदर विकसित हो गया है। आगे बढ़ेंगे, चलेंगे अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल ये रहा कि पूजा से विभिन्न प्रकार के फूलों को वर्गीकृत करने के लिए कहा गया, वह उन्हें केवल एक मापदंड के आधार पर ऐसा कर पाती है। पूजा ने ऐसा किस वजह से किया है? ध्यान से समझना बात को, क्या कह रहा है। विभिन्न प्रकार के फूलों को वर्गीकृत करने के लिए कहा गया, वह उन्हें केवल एक मापदंड के आधार पर वर्गीकृत करती है, चाहे बड़े फूल के आधार पर या रंग के आधार पर, या एक आधार चुनती, केवल एक विशेषता, सेंट्रेशन हो गया, केंद्रीकरण हो गया। केवल एक विशेषता पर फोकस करने का मतलब है, इसको बोलते हैं सेंट्रेशन, केंद्रीकरण बोलते हैं इसको। केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है समझना। इस इमेज से आप लोग समझो थोड़ा सा, ये बहुत पूछा जाता है। कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स का जो है कंजर्वेशन होता है। प्रिपरेशन, जो प्रिपरेशनल चिल्ड्रन होते हैं, मतलब प्री ऑपरेशनल जो बच्चे होते हैं, वो ना 2 कॉलम में रखी गई जो वस्तुएं होती हैं उनके नंबर को डिसाइड नहीं कर पाते हैं अगर वस्तुओं को छिन्न भिन्न कर दिया जाए। जैसे अगर वस्तुओं को एकदम सिमिलर रखा जाए तो बच्चे बताएंगे कि समान मात्रा में है, मात्रा उतनी ही हो। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 12 वस्तुएं हैं। 6 एक कॉलम में लगा दिया जाए, 6 एक कॉलम में लगा दिया जाए। बच्चों से पूछा जाए तो बच्चे क्या बताएंगे? बच्चों से पूछा जाए तो बच्चे ये बताएंगे कि दोनों में वस्तुएं बराबर हैं। लेकिन वस्तुओं को कुछ ऐसा रख दिया जाए, जगह बदल बदल रैंडम तरीके से रख दिया जाए, तो जो पूर्व संक्रिय अवस्था वाले बच्चे होते हैं ना, वो कहेंगे कि इस वाले रो में, जहां जिस रो में वस्तु ज्यादा दूर दूर तक है, यहां तक है, बच्चा ये कहेगा कि इस रो में वस्तु ज्यादा मात्रा में है, इसमें कम मात्रा में है। ये जैसा देखते हैं वैसा मान लेते हैं। सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रेशन पाया जाता है इनके अंदर। इरिवर्सिबिलिटी पाई जाती है, पलटावी गुण नहीं पाया जाता है। अब जैसे 2 बीकर में पानी भरा हुआ है, ये देखना 250 सीसी का पानी इसमें भरा हुआ है, समान मात्रा में दिख रहा है। अब एक 250 का और लाया गया, लेकिन आकार उसका देखना सकरा है, आकार सकरा है क्वांटिटी कितनी 250, इसकी क्वांटिटी कितनी 250, लेकिन आकार बदल गया। जब इसमें से पानी निकाल करके या उतनी ही मात्रा में पानी इसमें डाल दिया जाएगा, तो जो कंजर्वेशन ऑफ वैल्यूम होता है ना, वो बच्चों का विकसित नहीं होता। यहाँ पर सेंट्रेशन के कारण कंजर्वेशन ऑफ वैल्यूम्स नहीं निकाल पाते हैं। आयतन से संबंधित जो गुण होते हैं उसको समझ नहीं पाते हैं। बच्चे बताने लगेंगे इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, इसमें पानी की मात्रा कम है, जबकि मात्रा दोनों में बराबर है। ऐसा इसलिए होता है कि उनके अंदर इनरिवर्सिबिलिटी पाई जाती है, पूर्व संक्रियावस्था में होते हैं, उनके अंदर सेंट्रेशन पाया जाता है, अहम केंद्रित सोच होता है। इस कारण से बच्चे जैसा देखते हैं वैसा बता देते हैं। ठीक है, चलिए द्रव्य के भी इसी तरीके की बात होती है। कंजर्वेशन ऑफ मास को लेकर के, वस्तु का द्रव्यमान सेम हो, आकृति केवल बदल दी जाए, तो जो सबसे बड़ी आकृति उन्हें दिखाई पड़ेगी वो उसको ज्यादा द्रव्यमान का मानेंगे। ये कंजर्वेशन ऑफ मास उनके अंदर नहीं पाया जाता है। चलिए इसके बाद अगर हम देखें तो अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सवाल ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। सही मिलान मतलब एक तरफ अवस्थाएं दी हुई हैं और एक तरफ उनसे संबंधित गुण दिया हुआ है। ठीक है, मिलान कौन सा सही है वो देखना है। अब कह रहा अनुकरण प्रारंभ हुआ कल्पना परक खेल, ये तो पूर्व संक्रियावस्था में पाया जाता है, तो ये वाला तो मिलान गलत हो जाएगा। शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग, शैशवावस्था में कहां से तर्क का अनुप्रयोग करेगा भाई, ये वाला तो गलत हो जाता है। पूर्व संक्रियावस्था निगमनात्मक विचार करेगा, ये तो
निगमनात्मक विचार तो अमूर्त संक्रिय अवस्था में करेगा। तो चौथा वाला बच जाता है, तो चौथा वाला उत्तर सही हो जाएगा कि मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संचारण व वर्गीकरण करने का, कंजर्वेशन और क्लासिफिकेशन उसके अंदर विकसित हो जाता है। चलिए इसके बाद अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला सवाल है कि सोहन स्पर्श के माध्यम से अपने दादा दादी के घर का पता लगाना पसंद करता है। मतलब सिंपल सी बात ऐसे समझो, घर के कुछ बच्चे इतने शैतान टाइप के होते हैं कि वो घर के किसी भी सामान को सीधे तौर पर रहने ही नहीं देते हैं। जरूर किसी ने, मतलब हर वस्तु को छूना, उसको उस जगह से उठाना वो उनकी आदत में ही है, उसको मना करने के बाद भी नहीं मानते हैं। सोहन भी ऐसा ही कर रहा है कि अपने दादा दादी के घर गया है, पता लगाना, वो वस्तुओं के बारे में जांच पड़ताल कर रहा है। इसी क्रम में एक दिन न कपड़ा प्रेस करके रखा गया था इस्त्री, एक गर्म प्रेस को छू लेता है, उसका हाथ जल जाता है। सोहन को पता चलता है कि हालांकि कुछ वस्तुएं स्पर्श करने के लिए सुरक्षित हैं लेकिन गर्म प्रेस नहीं। तो पियाजे के अनुसार ये कौन सा उदाहरण हो जाता है? तो ये उदाहरण तो अनुकूलन का हो गया, एडॉप्टेशन बना लिया बच्चे ने, अनुकूलन बना लिया है। आप इसे समायोजन मत कहिएगा, अनुकूलन, ये अनुकूलन की प्रक्रिया है। वातावरण के प्रति ढल जाना, इसी को अनुकूलन बोला जाता है। समायोजन में गलती सुधार होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। समायोजन में जो प्रश्न रहेगा उस प्रश्न में गलती सुधार की बात करेगा। यहाँ गलती सुधार की बात नहीं कर रहा है, वो पहले से जानता है कि वस्तुएं जो है स्पर्श करने के लिए सुरक्षित हैं लेकिन गर्म प्रेस नहीं, यह अनुकूलन है। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलें। अगला सवाल ये रहा, एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। भाई अभी तो पीछे हमने बताया, इससे पीछे वाले क्वेश्चन में यही तो चर्चा हुई। यहां पर ये वाला उदाहरण आप ध्यान दीजिएगा और इस सवाल को आप पढ़िएगा। सवाल क्या कह रहा है कि एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार यह किसका कारण हो सकता है? तो पियाजे के अनुसार यह किसका कारण हो सकता है? वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रख पाती है, वह लक्ष्य निर्देशित, वह प्रतीकों का इस्तेमाल, वह नकल नहीं। तो यहाँ पर आंसर आपका सही होगा कौन सा? पहला, ट्रेट्स ऑफ इनरिवर्सिबिलिटी उसके अंदर, मतलब वह उल्टी सोच, पलटावी गुण उसके अंदर नहीं पाए जा रहे हैं। नहीं तो वो जान लेती कि खाली वो बर्तन बदल रहा है, पानी की मात्रा वही पड़ी हुई है। इसके बाद अगले सवाल की तरफ देखिएगा। तो अगला सवाल ये रहा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना होगा? पूर्व संक्रियात्मक बच्चा है, अध्यापक कैसे पढ़ाएगा? मूर्त वस्तुओं एवं बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, छोटे बच्चों के लिए भी करना चाहिए। जटिल पदानुक्रमिक संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। जटिल को नहीं जान पाएगा, अमूर्त समस्या भी नहीं जान पाएगा, परिकल्पनात्मक निगमन भी नहीं कर पाएगा। तो आंसर आपका अपने आप बच जाता है कौन सा? पहला विकल्प आपका उत्तर बच जाता है, तो पहला विकल्प उत्तर सही हो जाएगा। अगले क्रम की तरफ आगे बढ़ेंगे तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा कि जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार या सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन किन 2 मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है? मतलब अनुकूलन में कौन सी 2 मूल क्रियाएं होती हैं? तो अनुकूलन में एक तो एसाइमिलेशन होता है और दूसरा कौन सा होता है? समायोजन होता है। एसाइमिलेशन और समायोजन ये रहा, ध्यान समझना। समायोजन और एसाइमिलेशन, समावेशन का मतलब क्या होता है? एसाइमिलेशन। इसलिए हम कहते हैं कि इंग्लिश आप ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश ध्यान देंगे आप ना तो गलती नहीं होगी। सीटेट को लेकर के सबसे बड़ी दुविधा तो यही रहती है, इस कारण से ये पहला विकल्प आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगले की तरफ चलेंगे तो अगला ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पूछ रहा है कि कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? अमूर्त सोच औपचारिक संक्रिया अवस्था में होती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार पूर्व संक्रिया अवस्था में होता है। दूसरे के नजरिए को लेने की क्षमता मूर्त संक्रिया अवस्था में होती है। परिकल्पनात्मक अमूर्त संक्रिया अवस्था में होती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जा रहा है? बी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ देखिएगा तो सवाल है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है? क्रमबद्धता क्या होती है? ये क्रमबद्धता मूर्त संक्रिया अवस्था के बच्चे में विकसित होती है, तो क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयुक्त होगी? पहला वाला ऑप्शन सही कर दीजिए, वस्तुओं की किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, दूसरे का पर्सपेक्टिव लेना ना।
चिंतन वर्णनात्मक नैरेटिव तरीके का थिंकिंग होना, जैसे एक कहानी कथन में होता है, ऐसा नहीं। अपने विद्यालय का स्थानिक मानचित्रण करना, तो यहाँ पर उत्तर आपका सही होगा कौन सा? बिल्कुल सटीक आंसर पहला उत्तर हो जाता है यहाँ पर, ए विकल्प इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा नियतार्थ, नियतार्थ का मतलब होता है मूल, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है? मतलब कौन सा मतलब या कौन सा अर्थ संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से नहीं निकलेगा? तो बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, ये तो निकलेगा भाई। वैयक्तिक भेदों की स्वीकृति, ये भी निकलेगा। खोजपूर्ण अधिगम, ये भी निकलेगा, ये भी निकलेगा। शाब्दिक शिक्षण आवश्यकता, ये नहीं निकलेगा। ये कहीं से भी नहीं निकलेगा, क्योंकि जिम पियाजे ने भाषा को किसी भी तरीके से संज्ञानात्मक विकास में उपयोगी माना ही नहीं। इस कारण से ये वाला तो हम खारिज कर देंगे कि डी विकल्प ये उत्तर नहीं होगा, तो नहीं निकाला जा सकता में, तो उत्तर डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार, जो अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत क्यों कह रहे हैं इसको, विकास का सिद्धांत है तो अधिगम का भी रहेगा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। तो संशोधन जहां पर बात आती है, हमने कहा ना संशोधन का मतलब समायोजन, कि किसी नई जानकारी के आधार पर जब अपने पूर्व के स्कीमा में बदलाव किया जाता है तो समायोजन कहलाता है। समावेशन क्या होता है कि जब किसी नई स्कीमा को पुरानी प्रचलित स्कीमा में ज्यों का त्यों शामिल कर लिया जाए, ये समावेशन होता है। और स्कीमा क्या होता है? स्कीमा जानकारियों का संगठन होता है। स्कीमा क्या है? जानकारी है, अवधारणा, कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं, किसी भी मुद्दे पर जो हमारा कॉन्सेप्शन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है? यहां पर पूछ रहा कि कौन सा कथन पियाजे के अनुसार नहीं कहा जा सकता है। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बिल्कुल होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये थांडाइक बताएगा। ये कौन बताएगा? ये थांडाइक बताएगा। या किसी भी कंडीशन में पियाजे के अकॉर्डिंग नहीं होता है, बच्चे अपनी पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये पियाजे बताएगा। लेकिन सी ऑप्शन बताएंगे व्यवहारवादी, और खास तौर पर आएगा कौन? थांडाइक आ जाएगा। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, तो अगला क्वेश्चन है, छात्र कक्षा में अलग अलग आकृतियां खोजेंगे और वीडियो देखकर मॉडल तैयार करेंगे। इस उदाहरण में किस विधि का अनुसरण किया जाता है? ये उदाहरण कौन सी विधि का है? हाँ, यहाँ कंफ्यूजन होगा, गारंटी है कंफ्यूज होंगे आप। इसमें आप सोच लीजिए, आप 30 सेकंड के अंदर अपना जवाब अपने दिमाग में रखिए, उसके बाद हम तो उत्तर दे ही देंगे। कह रहा कि अलग अलग आकृतियां खोजेंगे और वीडियो देख करके मॉडल तैयार करेंगे, तो यह उदाहरण किस विधि का अनुसरण करेगा? तो देखो बात यह है ना कि खोज विधि में खोज करना होता है, खोज विधि में खोज करना होता है, लेकिन यहाँ रचनात्मकता की बात की जा रही, बच्चों को स्वतंत्र रूप से ज्ञान निर्माण की बात की जा रही, रचनावादी विधि होती है ये कौन सी विधि होती है? रचनावादी। आगमन विधि क्या होती है? आगमन विधि को उदाहरण से नियम की ओर कहते हैं, उदाहरण से नियम की ओर ये होता है आगमन, इसी को बोला जाता है कि विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के जरिए जब हम किसी नियम की स्थापना करते हैं, इसको बोलते हैं आगमन। निगमन क्या होता है? नियम से उदाहरण की तरफ चलना, कि किसी नियम का जब हम स्पष्टीकरण करने के लिए उदाहरण देते हैं तो निगमन होता है, और उदाहरण के जरिए उदाहरण पहले प्रस्तुत करके फिर नियम की स्थापना करते हैं जब हम, इसको बोलते हैं आगमन। चलिए इसके बाद अगले सवाल की तरफ देखेंगे। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, 7 से 11 वर्ष की आयु के दौरान प्रमुख विशेषताएं और विकासात्मक परिवर्तन क्या है? 7 से 11 मूर्त संक्रिया अवस्था होगी। इस दौरान की प्रमुख विशेषता और विकासात्मक परिवर्तन पूछ रहा है। पहला विकल्प देखिएगा, इस स्तर पर बच्चे अहंकारी होते हैं। इस स्तर पर बच्चे अहंकारी नहीं होते हैं। दूसरे के नजरिए के लिए संघर्ष करते हैं, ऐसा भी नहीं होता है, ये पूर्व संक्रिया अवस्था में होता है। उन्हें एहसास होता है कि उनके कार्यों से उनके आसपास की दुनिया में चीजें हो सकती हैं, ठीक बात है। उनकी सोच अधिक तार्किक और संगठित हो जाती है, लेकिन फिर भी मूर्त होती है, ये तो बात ठीक है। एक सामान्य सिद्धांत से विशिष्ट जानकारी के लिए निगमनात्मक, ये तो होता है आपका अमूर्त संक्रिया अवस्था में, ठीक है। और ये आपका पूर्व संक्रिया अवस्था में होता है। यहां पर उत्तर आपका सही हो जाएगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले सवाल की तरफ देखिएगा। पियाजे के अनुसार संख्या बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए दो प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है। ठीक है, बच्चों द्वारा बनाए गए दो प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है संख्या को लेकर के। तो ये तो हो जाएगा ना, पंक्तिबद्धता और पदानुक्रम समावेशन। ये आपका उत्तर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका उत्तर सही हो जाएगा। संख्याओं के आधार पर हम दो वस्तुओं के संबंधों का जब संश्लेषण करते हैं, एकीकरण करते हैं, तो ये पंक्तिबद्धता होती है, पदानुक्रम समावेशन इसी को बोला जाता है, वस्तुओं को अनुक्रम में व्यवस्थित करना। अगले सवाल की तरफ देखिएगा। तो अगला सवाल ये रहा कि संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था के दौरान बच्चा अपने स्वकेंद्रित चिंतन पर नियंत्रण करने में सक्षम हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब मूर्त संक्रिय अवस्था में जाएगा तो स्वकेंद्रित चिंतन पर वह कंट्रोल बना लेगा, क्योंकि पूर्व संक्रिय अवस्था का लक्षण होता है स्वकेंद्रित चिंतन करना, अपने आप पर ही चिंतन करना, यह पूर्व संक्रिय अवस्था होता है। जब मूर्त संक्रिय अवस्था में पहुंच जाएगा तो स्वकेंद्रित चिंतन पर नियंत्रण बना लेगा। इसके बाद अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में प्रतीकों भाषाओं के प्रयोग का कौशल प्राप्त करता है। प्रतीकों और भाषाओं के उपयोग करने का कौशल किस उम्र में प्राप्त कर लेता है। तो प्रतीक और भाषा की बात करें तो साइन एंड सिंबल का प्रयोग करने लगता है पूर्व संक्रिय अवस्था में। भाषा भी यहाँ पर विकसित होने लगती है बच्चे की, लेकिन मूर्त संक्रिय अवस्था भाषाई विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। लेकिन ठीक है, पूर्व संक्रिय अवस्था प्रतीक का प्रयोग करने लगता है, भाषा का भी प्रयोग करने लगता है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे, देखेंगे अगला सवाल कि पियाजे के अनुसार सूचना प्रक्रियाकरण की कौन सी विधि स्कीमा के निर्माण में मदद देती है। स्कीमा किससे निर्मित होगा। तो सूचना प्रक्रमण यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का कौन सा मेथड होगा जिससे स्कीमा निर्माण में मदद मिलेगी। तो ये समायोजन होगा, क्योंकि प्रोसेसिंग की बात कर रहा है। यहाँ पर क्वेश्चनिंग मत कर देना, विचार विमर्श मत कर देना, क्योंकि ये जीन पियाजे के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। तो जो समायोजन होता है जिसमें हम किसी नई जानकारी के आधार पर अपने पूर्व की स्कीमा में बदलाव करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग करते हैं। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ये रहा आपका सवाल, जितना जीन पियाजे के ऊपर हमने आज बनाया था। जीन पियाजे पर आधारित सभी सवालों को हमने कर लिया, देख लिया। उम्मीद करता हूं कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। यदि आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट में इस बात को जरूर बताएं। यदि आप ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो आप इस बात को भी कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखें। कमेंट में, पिन कमेंट में मैं एक टेलीग्राम ग्रुप दे दूंगा, आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। यदि आप ये नोट्स